मैं सबसे पहले दामोदर का, सुदेश जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये एकदम से अचानक से प्लान हुआ और फिर हमने सोचा कि कुछ किया जाए, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मुझे लगता है कि वो शेयर करें तो दूसरों को अगर उससे थोड़ी बहुत जानकारी मिले तो अच्छा रहेगा सर। तो आप लोगों का स्वागत है और मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। तो हमारे पास आज जो प्रेजेंटेशन है उसमें 2 अवार्ड के बारे में है, जिसमें एक ग्रीन शील्ड के बारे में है और दूसरा पोलार्ड क्रेस्नर फाउंडेशन के बारे में है। तो जो पोलार्ड क्रेस्नर फाउंडेशन ग्रांट है वो मुझे 2 बार मिला है। ग्रीन शील्ड का मैंने अप्लाई किया था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आपका एज लिमिट हो चुका है और ये इस वजह से आपको नहीं दिया जा सकता। जैसे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फाइन आर्ट्स में पढ़ते हैं या अच्छा काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है जो ग्रीन शील्ड है वो, क्योंकि पढ़ते में अगर किसी को अवार्ड ऐसे मिलता है जिनके काम बहुत अच्छे हैं या रियलिस्टिक काम करते हैं, क्योंकि एकेडमिक में मोस्टली रियलिस्टिक वर्क्स होते हैं, तो अगर पढ़ते टाइम या पढ़ने के साथ साथ ये 3 बार वो लोग ग्रीन शील्ड में देते हैं वो लोग अवार्ड। एक बार आप पढ़ रहे हैं तब या पास आउट हो गए उसके बाद या आप प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, बट एज जो लिमिट है 41 ईयर्स होना चाहिए। तो अभी शुरू में हम वहाँ से शुरू करते हैं और बीच में अगर कोई किसी के पास कुछ मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तो क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का वो नहीं होता है, 7-8 पेज या 8-10 पेज का ही होता है। क्योंकि जब मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए तो मुझे 3-4 चीज़ें ही लगी थी और 10 काम के इमेजेस चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सबके पास होता ही होता है। तो बस वो कैसे रखना है, कैसे उसका डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि वो लोग है ना ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपको प्रॉपर जो PDF या वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट्स देना होता है वही वो लोग चाहते हैं। फिर वो आपको ग्रांट देने के बाद भी वो लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए अगर इस चीज़ की जो भी मेरे पास जानकारी है, आप लोगों को ऐसा लगे कि कहीं कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इसके बाद क्या और किस तरीके से करना है। तो इसमें जैसे फर्स्ट ग्रीन शील्ड का जो एप्लीकेशन है उसमें कवर लेटर इम्पॉर्टेंट है। कवर लेटर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कवर लेटर एक कोई हम प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें एक कवर लेटर में खास चीज़ें होती हैं कि आपके बारे में विवरण होता है, मतलब डिटेल कि आप फील्ड में कब से काम कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपने बैचलर कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया, आपको जो अगर ग्रांट दिया जाए तो उसको आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें। और आपको एक छोटा प्रोजेक्ट 4-5 लाइन का लिखना होता है कि आप ग्रांट्स को कैसे कहाँ यूज़ करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एलिजाबेथ ग्रीन शील्ड फाउंडेशन है ये कनाडा में है और ये जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों को ये फंडिंग करती है और ये 3 बार मिलता है, मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया 3 बार, एक बार पढ़ते में मिलता है और पढ़ने पास आउट होने के बाद भी मिलता है, या मास्टर्स में है तब भी मिलता है। तो मेरे जो परिचित हैं उनको वो 3 बार मिल चुका है। तो जैसे ये इसका एक लिमिट इसमें तो सब दिया हुआ है, फिर ड्राइंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शायद इसमें से कितने लोगों ने आपने ग्रीन शील्ड के बारे में सुना है, पहले अप्लाई किया है? आप जब गूगल पे आप जाएंगे ना तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों की CV जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होती है, सबके पास CV होती है इसके। फिर दूसरा आर्टिस्ट स्टेटमेंट में वो भी ऑलमोस्ट सभी के पास रेडी होता है जब तक वो फील्ड में, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं मोस्टली जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके पास भले आर्टिस्ट स्टेटमेंट ना हो, पर वो अगर अपने टीचर्स से या जो भी उनके मेंटर हैं उनसे वो बातचीत करके वो आर्टिस्ट स्टेटमेंट उसमें ये कर सकते हैं। उसमें ये 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो गाइडलाइन है या फिर
कंटेंट है, फिर जो आर्टिस्ट स्टेटमेंट पे जो आप काम कर रहे हैं, किस थीम पे कर रहे हैं, आपका ब्लॉग क्या मैसेज या क्या चीज़ें सोसाइटी को दे रहा है, या आपके जो पर्पस या जो टेक्निक है उसके बारे में भी हम आर्टिस्ट स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। फिर बाद में CV आया, और इसमें जो ग्रीन शीट है उसमें 6 काम के इमेजेस चाहिए होते हैं, जो आप 2 साल में भी कर सकते हैं या 5 साल के बीच जो डिटेल है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6 काम के इमेजेस होते हैं और उसमें कुछ भी आपको डिटेल में नहीं लिखना है। उसमें जैसे फॉर्म आप ओपन करेंगे ना तो उसके साथ सारी चीज़ें उसमें दी हुई होंगी, सिर्फ काम का इमेज, वो भी 2 MB से छोटे मतलब होना चाहिए, और वो सीधा आप अपलोड करते जाएंगे, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा, वो फिलअप करते जाना है। तो ये जैसे जैसे आप इंटरफेस इस तरह से आप जब ग्रीन शीट के साइट पे जाएंगे तो ये ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है, ये ग्रांट मिशन लोगों के इन सारी चीज़ों को इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर ये 2024 में किसको मिला है, 2023 में किसको मिला है, 22 में किसको मिला है, तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगा, जो रियलिस्टिक या सेमी रियलिस्टिक जो काम है या लैंडस्केप, जैसे सब लोग बोलते हैं कि इसमें फिगरेटिव वर्क्स होना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें फिगरेटिव हो। फिगरेटिव है तो ठीक है, बाकी वो फिगर से एब्स्ट्रैक्ट के लिए ग्रीन शीट वो लोग कभी ये नहीं करते हैं, मतलब कभी अप्रूव नहीं करते हैं, बट जो सेमी रियलिस्टिक हुआ, रियलिस्टिक हुआ या फिर लैंडस्केप जैसा काम हुआ तो उसके लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें जाएंगे ना तो दिखेगा, तो क्या बोलते हैं इसको, जो पहले दिन लोगों को मिला हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों का पूरा काम दिया हुआ है। तो आप जैसे गैलरी में जाएंगे ना तो ऐसे दिखेगा, ये इन लोगों को पहले मिला हुआ है। तो फिर आप एलिजिबल नहीं है या नहीं है वो यहाँ से पता चलेगा कि किस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर लास्ट में आएगा आपको कैसे अप्लाई करना है, फिर उसमें जो क्राइटेरिया है वो इसमें आएगा, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो और भी कुछ चीज़ें जैसे डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ है कि जब हम कोई इमेज रेडी करते हैं तो इमेज का एक सरफेस होता है, जैसे ये माउंट किया हुआ है, तो ऐसे हमें डिजिटल इमेज को भी हमें एक वाइट सरफेस पे माउंट करना होता है। तो उसमें जो पिक्सल होता है वो उसमें दिया होगा कि इतने पिक्सल पे हमें हर इमेज को सेट करना है। तो ऐसे प्रॉपर एक फोटोशॉप पे एक पेज सेट करके उसमें आप अपने काम के एक इमेज को लाते जाएं, उसका जैसे सरनेम, नेम और #1 करके ऐसे सेव करते जाएं 6 काम के इमेज। जब पूरा फाइल रेडी हो जाए फिर उसके बाद आप अप्लाई करें, और ये आपको 3 मंथ्स का टाइम देता है अप्लाई करने के लिए। एक बार आपने लॉगिन कर दिया, आपके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप 3 महीने में कंटिन्यू उसको करते जाएंगे, और जब वो सबमिट करने का होगा तो फाइनल सबमिशन के टाइम पे सबमिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप ज़रूरी नहीं कि 1-2 दिन में भर दें, आप उसको पहले पूरा प्रॉपर रेडी करें, उसके बाद उसके लिए अप्लाई करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ गलतियां ना हो, क्योंकि वो गलती होती है फिर पता चला हमने जितना सारा समय दिया वो फिर चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, ये अपने ईमेल आईडी और ये या फिर ये सोशल मीडिया के उससे हम लॉगिन कर सकते हैं गूगल से। फिर ये सरफेस आता जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ये यस नो, ये सारी चीज़ें करके आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप करना है। फिर उसमें जैसे ये कॉलम दिया हुआ है ऊपर, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये माई प्रोफाइल और ये इस साइड ये जो कॉर्नर है, ये इस तरह से वो पूरा कॉलम दिया हुआ रहता है। आप जैसे जैसे वो कॉलम पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, वो सेव होता जाएगा। फिर आप जब दोबारा वहाँ से शुरू करेंगे तो वो फिर वहीं से शुरू होगा। और लास्ट में इसमें है ना एक रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, जैसे कोई सीनियर आर्टिस्ट हुए या टीचर हुए, तो ज़रूरी नहीं कि वो जब स्टूडेंट्स हैं तभी का, या फिर पास आउट होने के बाद कोई जो आपके काम से फैमिलियर हो उनके वो रेफरेंस चाहिए होता है। और वो ऐसा भी नहीं कि आपको लेटर लिखवा के ये करना है, उसमें सिर्फ ईमेल आईडी देना है और एड्रेस देना है, वो उनको
मेल करेंगे। मेल करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा कि उन्होंने आपका जो ये है वो अप्रूव कर दिया है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे इसके 9 कॉलम होते हैं, लगभग वो कंप्लीट करना होता है और 9 कॉलम के बाद वो सबमिट का वो आ जाता है। तो सबमिशन से पहले ये सारी चीज़ें हैं ना हमें देखनी होगी, कौन कौन सी चीज़ें हमने करी हैं। एक बार रीचेक करना है सारे फॉर्म्स को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सेव नहीं किया तो वो छूट जाता है कई जगह, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब। मतलब कोई भी गलती वो आपके ऊपर ही आएगी कि आपने मिस्टेक किया है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कोई भी कॉलम है वो आपको कंप्लीट करना है। अगर वहाँ जैसे सोलो शोज के मांगता है, अगर नहीं किया है तो NA लिख के आप छोड़ दें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि उनका सोलो शो नहीं हुआ रहता है, पास या पढ़ते टाइम थोड़ी ऐसा होता है, तो NA करके आप छोड़ देंगे तो वो कॉलम ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हुआ तो छोड़ ही दें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आपको उसको मतलब फाइल को अलग ही कर दें। फिर इसमें सबमिशन का आ जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट आपके अलावा और कोई भी नहीं है जो इस ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम आगे आते हैं पोलाक के लिए। पोलाक नेशनल फाउंडेशन ये न्यूयॉर्क में है और ये लगभग 200 आर्टिस्टों को ऑल ओवर वर्ल्ड से ये लोग फंड प्रोवाइड करते हैं। इनके पास इमरजेंसी फंड भी होता है, अगर किसी को इमरजेंसी केस में फंड के लिए अप्लाई करना है, जैसे जब फ्लड वगैरह आ जाते हैं तो ऐसे में भी ये लोग फंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये आर्टिस्टिक ग्रांट, ये वाला जो ग्रांट है मुझे 2012 में एक बार मिला था और 2018 में एक बार मिला था। तो ये जैसे इसका जो साइट पे है pkf.org करके है, आप उस पर जाएंगे तो ये ऐसा एक इंटरफेस खोलेगा। उसमें जो ये ऊपर कॉर्नर पे लिखा है अप्लाई करके, इसमें भी ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट कवर लेटर, सेकंड आर्टिस्ट स्टेटमेंट, थर्ड CV और 10 काम के इमेजेस। और एक इमेज आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। इमेज आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में जिसमें इमेजेस ऐसे नहीं होंगे, इसका डिटेल ऐसे नीचे नहीं लिखा होगा, क्योंकि पहले ऐसा था कि इमेज के नीचे हम लोग डिटेल लिखते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं लिखते। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कवर लेटर से। और पहले मैं बता दूँ कि वो ये हम उसके पेज पे जाएंगे तो ऐसा लॉग इन करने के लिए आएगा। हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के हम पहले न्यू यूजर के लिए यहाँ नीचे होता है फर्स्ट स्टेप करके, तो उसमें हम इसको आगे बढ़ते हैं। और जैसे लॉगिन आईडी और वो पासवर्ड ये हो जाता है, इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। और क्योंकि ये मैंने जब अप्लाई किया था तब मैंने ये सेव करके रखा था, और उसके बाद मेरा जो अप्लाई किया हुआ फॉर्म वो ओपन हो गया। तो आप लोग जब ओपन करेंगे आपको एक अलग इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐसे आप फॉर्म भरते जाएंगे तो इस तरह से ये चीज़ें आती जाएंगी, नेम, एड्रेस, सिटीजनशिप कहाँ का है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपका स्टूडियो एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस एक ही है क्या, वो भी पूछते हैं, क्योंकि इस ग्रांट में है ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आप खुद काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी काम कर रही है, बच्चे का एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पूरा रेडी करना है फाइल में कि ये है। और इसमें आप देखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर पूछता है आपके बच्चे हैं नहीं हैं, वो सारी चीज़ें, आपकी वाइफ का नाम, ये सारी चीज़ें लोग पूछेंगे। तो आपको पहले कभी मिला है, कभी पहले आवेदन किया है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। फिर आपने जो क्या बोलते हैं इसको, कहाँ तक पढ़ाई किया है, ये सारी चीज़ें, हायर एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर आपको कोई ग्रांट मिला है, हाँ, तो ग्रांट के लिए ऐसे वो दिया होता है। तो अगर नहीं मिला है तो सीधे वहाँ NA लिखना है। और फिर ऐसे 10 सोलो शोज का डिटेल मांगते हैं
10 नहीं है, एक है तो एक का डिटेल, और उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट ऊपर, और इसका एक फॉर्मेट दिया होता है। जब आप इसका वो देखेंगे उसमें दिया हुआ है किस फॉर्मेट में लिखना है। तो जैसे ये पहले गैलरी का नाम हो गया, फिर वो कहाँ पे है, और शो का नाम, और किस ईयर में हुआ। तो इस तरह की वो चीज़ें आप जब फॉर्म में लिखेंगे ना, उसके ऊपर दिया हुआ रहेगा फॉर्मेट कि किस गैलरी में सोलो हुआ है, वो किस तरह से फॉर्मेट है, वो सब उस तरह से दिया हुआ रहेगा। फिर आप इससे आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ग्रुप शोज देखो, आपको ग्रुप शोज में ऐसे तो बहुत सारे शोज होते हैं, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा हमें डालना है। जो जैसे बड़े शोज हो गए या कोई आउट ऑफ इंडिया शो हुआ, तो उसमें 20-25 शो में से कुछ 10 से सिलेक्ट करके उसको आपको ऐसे डालना है। फिर इसमें बाद में आएगा कि आप जिस काम को अप्लाई कर रहे हैं, 10 काम में सबसे बड़े काम का क्या साइज है। अगर वो 10 फीट बाई 10 फीट का होगा तो उसमें 10 फीट बाई 10 फीट, और सबसे छोटा काम का क्या साइज है वो साइज लिखना है। और फिर इसमें आता है 3 लोगों के रेफरेंस। मतलब जब हम जो आपने पहले बोला कि जो आपके काम से फेमिलियर हो, जो आपके काम को जानते हो, या टीचर हो या फ्रेंड सर्कल में कोई हो, आप उनके नाम दे सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे, जब आपका ये फॉर्म अप्रूव होगा, आगे बढ़ेगा, तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आप इस व्यक्ति को जानते हो कि नहीं। वो बस क्रॉस चेक करते हैं। फिर अगर जानते हो तो आप उनके लिए उनके काम के बारे में थोड़ा बहुत लिख के आप भेज दो। तो वो 4-5 लाइन का भी हो सकता है कि वो लोग आपके काम के बारे में, आपके बारे में लिख के भेजते हैं। तो ऐसे लोगों का देना है जो आपके काम को जानते हैं, या आप जब अप्लाई करें तो उनको कौन से काम को लेके अप्लाई किया है वो आप उनको मेल कर दें, ताकि वो उन कामों के बारे में भी उसमें 2-4 लाइन लिख के भेज सकें। तो ऐसे 3 लोगों के चाहिए होते हैं, जिसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और वो किस उस पर हैं। अगर आर्टिस्ट हैं, गैलरिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं, कोई भी हो सकता है जो आर्टिस्ट के काम से फेमिलियर हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये जो कॉलम है जिसमें आर्ट से, अगर हम फ्रेशियर्स हैं अप्लाई करने में, अगर आर्ट से नहीं हुआ है तो हमें वहाँ 0 नहीं लिखना है। $10 भी अगर लिखना है तो, क्योंकि वो ये फॉर्मेट ऐसा है, ये एप्लीकेशन लेगा नहीं। फिर जो जिस फॉर्मेट में ये है, कई लोग ऐसे 0 लिखते हैं, वो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो वहाँ पे मिनिमम $1, $2 कुछ भी लिखना है, लेकिन 0, 1 या 2 ऐसे करके लिख के ये करना है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, तो वो फिर फॉर्म शुरू से भरना है, वो नहीं करना है। तो वो गलतियाँ मैंने की हैं, वो आप लोगों को नहीं करना है। अगर यहाँ कुछ भी जैसे ये है, जैसे आर्ट से 2020 में $610 का हुआ है, तो सिर्फ वहाँ पे 610 ऐसे लिखना है, उसको रुपीज़ में नहीं लिखना है, क्योंकि वो रुपीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ज़्यादा लिख देंगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो डॉलर में जैसे 2 लाख का होगा, वो कन्वर्ट करके जितना भी आ रहा है उतना ही लिखना है। अगर वो 610 है तो 610 ही लिखना है, वो ये नहीं, क्योंकि इसमें भी क्रॉस चेकिंग होती है। उन्होंने कभी आपका अकाउंट मेरे से मांगा था, अकाउंट स्टेटमेंट, तो अगर क्रॉस चेक किया तो उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट आया तो वो लोग फिर वो उसको वो हटा देते हैं कि इन्होंने सही से जानकारी नहीं, क्योंकि उनको तो सिर्फ 1 सेकंड का ये है कि हटाना बस। तो वो चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। फिर यहाँ पे दिया है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। ये पहले इसमें ऐसा होता था कि मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम $5,000 है और आपका एक्सपेंस जो है $20,000, तो बीच का जो रेशियो है उसको आप मान सकते हैं। पर अभी क्या है, अभी ये लोग 5,000 से लेके $50,000 तक ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। आपका किसी का अगर बकाया है वो नहीं दे सकते। आपको एक सोलो शो करना है, आपको आपका काम प्रॉपर करना है, उसके लिए आप लोग 30,000 50,000 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर उनको लगना चाहिए कि हाँ, ये इसका प्रोफेशनल, ये इतना एक्सपेंस है, ये इतना कमा रहा है और इसका खर्चा इतना है, उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह से थोड़ा आपको, अगर सीए है तो उनके साथ बैठना पड़ेगा
बैठ के आप एक बार कैलकुलेट कर लें कि उसमें क्या है, कितना रखा जा सकता है, उस हिसाब से फिर आप उसमें आवेदन में ज़रूर करें। फिर अटैचमेंट आ जाता है। हाँ, अब आ गया ये कवर लेटर। तो इसका जैसे कवर लेटर में इसका सैंपल नहीं है, क्योंकि ये जब मैंने अप्लाई किया था तो वो बाद में वो वर्ड फाइल में अप्लाई करना होता है। तो जैसे हम आवेदन करते हैं ना, पहले ऊपर नाम, एड्रेस ऐसे करके, तो ऐसे पुलाक नेशनल फाउंडेशन कवर लेटर और मेरा नाम ये है, इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से किया है, मेरे बैचलर में जो मैंने काम किए थे वो इस तरह के थे, या इस कॉन्सेप्ट में मैं काम करता था, या मिक्स मीडिया में मैंने काम किया हुआ है, फिर मैंने फाइनल मास्टर्स में मैंने ये काम किया हुआ है। इस तरह से अपने बारे में थोड़ी जानकारी देनी है कि मैं यहाँ से हूँ। तो ये कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने 6 वीडियो बना के यूट्यूब में भी डाल रखा है, अगर उसमें से भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो उसमें मिल जाएगा। फिर दूसरा रिज्यूम, जो रिज्यूम नॉर्मल होगा, ऑब्वियसली वो सबके पास होगा, सबका अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, पर रिज्यूम होता ही है सबके पास। फिर आता है आर्टिस्ट स्टेटमेंट, जो आर्टिस्ट स्टेटमेंट के बारे में पहले हमने बात कर चुके हैं कि आर्टिस्ट स्टेटमेंट जो होता है वो नॉर्मली सबके पास होता ही है। फिर जो इमेज आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। पहले इमेज के नीचे हम डिटेल डालते थे, अब उन्होंने मना किया है कि वो इमेज के नीचे हमें डिटेल नहीं डालना है, क्योंकि उससे इमेज आइडेंटिफाई हो सकता है। अगर जूरी देखेगी तो हो सकता है आपके काम से फेमिलियर हो, इसलिए उन्होंने मना किया है। सिर्फ काम की इमेज डालना है 2 MB से नीचे, उसमें पिक्सल दिया हुआ है, कितने पिक्सल पे वो रख के उसको, जैसे फोटोशॉप में हमने एक पेज ले लिया उस पिक्सल का, एक इमेज उठाया, उस पर रखा, सेव किया, और सेव करते टाइम ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। तो ये नीचे दिया है ना, जैसे सरनेम लिखना है स्लैश, फिर नेम /1, ये फाइल नेम ऐसे सेव होगा। आपका काम के उस फोटो के ऊपर कोई डिटेल नहीं, वो कहाँ से पता चलेगा? ये इमेज आइडेंटिफिकेशन जो लिस्ट है, जो 4th नंबर पे है, उससे पता चलेगा कि वो इमेज में उसका टाइटल क्या है, उसका साइज क्या है, वो कौन सी ईयर में बना है, वो इमेज आइडेंटिफिकेशन लिस्ट से पता चलेगा। तो ये बस इतना सा ही इसका सिंपल, ये जैसे 4 वो डॉक्यूमेंट्स और 10 काम की इमेज, बस इतना ही चाहिए होता है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। बस इतना सारा वो सबमिट करना होता है। लास्ट में आप क्रॉस चेक कर लें एक बार सबमिट करने से पहले, फिर सबमिट कर दें, फिर 8 महीने का इंतजार करें, वो आपको मेल करेंगे। अगर उस बीच आपने, एक्चुअली उन लोगों का बहुत ट्रांसपेरेंसी है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं जब अप्लाई किया था इमेज नंबर 8 में मैंने कुछ गड़बड़ी किया था। गड़बड़ी इन द सेंस कैसा कि वो जो 8 लिखा हुआ है वो मैंने लिखना भूल गया और मैंने उसमें अपलोड कर दिया। तो उन लोगों ने वो बोला कि आपने यहाँ गलती की है, उसको सुधारो, आपके लिए हम जो फॉर्म है वापस ओपन कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे इसमें भी वही सेम ये है कि आपने एक बार लॉगिन किया और आप जब सेव करेंगे तो वो आपके मेल पे एक कॉपी आ जाएगी, वापस आपको कंटिन्यू करना है, मेल पे जाना है, लिंक पे क्लिक करेंगे, वापस वहीं से आ जाएगा। तो एक बार सबमिट करने के बाद ओपन नहीं करते, लेकिन इन लोगों के पास ये है कि आपका फॉर्म अगर अच्छे से उनको समझ में आया तो वो लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो फिर आप इमेज नंबर 8 में अगर कुछ गड़बड़ियाँ की हैं तो वापस वो सही करके अपलोड कर दीजिए, फिर इंतज़ार कीजिए। तो ये मैंने 4 बार अप्लाई किया था। जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिला, उससे पहले मैंने 4 बार अप्लाई किया था, 5वें बार जाके मुझे मिल गया। और सेकेंड टाइम तो मैं फर्स्ट बार अप्लाई किया तो उन्होंने दे दिया। और उसमें एक नाम और भी है, मतलब एक ये होता है कि आपको किससे मालूम पड़ा इस ग्रांट के बारे में। तो उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जैसे किसी और से मालूम पड़ा है तो आप उनका नाम प्रॉपर, मुझे एक थे आर्टिस्ट, वो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मुझे 2004 में बताया था कि ऐसा कोई ग्रांट होता है, और वो अप्लाई करते करते मैंने 2006-7 में जाके अप्लाई किया, तब जाके वो मुझे मिला 12 में। तो इस तरह से, और बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम में भी मिला है। सेकेंड टाइम में जैसे मैंने जब अप्लाई किया, मैंने 2017 में किया था और 18 में मुझे मिल गया। और उसमें मैंने एक वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा, सब हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो जहांगीर में शो करे करके। तो मैंने उस पर लिखा था, हर आर्टिस्ट का, एक इंडियन आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि जहांगीर में शो करे, अगर मुझे ग्रांट मिलेगा तो मैं जहांगीर में शो करूँगा करके। तो उन्होंने दे दिया, बट गैलरी वालों ने गैलरी अप्रूव नहीं किया, तो ये होता है। तो इस तरह के ये चीज़ें हैं। और फिर
बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से काफ़ी सारे लोगों को मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी लोग हैं आप लोग भी अप्लाई करें। और एक बार में ये नहीं होता है, अगर ये है कंप्लीट सारी चीज़ है, उनको अगर लगता है तो वो ज़रूर देंगे। अभी इस साल 5 लोगों को मिला है और मेरे एक परिचित हैं, मतलब 2-3 लोगों को जो जिनको मैं जानता हूँ उनको $25,000 जितना उन लोगों को प्रोवाइड किया है। वो पूछते नहीं है बाद में कि आपने उसका क्या यूटिलाइज किया। आपको एक लास्ट में वो देना होता है जो कहाँ कहाँ आपने खर्च किया, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, पूछेंगे वो आपने रिसर्च पे क्या खर्च किया। तो एक लमसम अमाउंट मान लीजिए आपने $10,000 आपको मिला, तो उसमें 1,500 आपने रिसर्च में किया, ट्रैवलिंग कर रहे हैं रिसर्च के लिए, उसके लिए भी आपने $800-900 ऐसे खर्च किया। फिर किधर जाके रुके वो सब सारे एक्सपेंसेस, फिर आपका हाउस होल्ड जो खर्चा है, मतलब आप अगर इस ग्रांट के साथ हैं तो आपको दूसरे जगह से अगर दूसरे सोर्सेज से भी पैसे आ रहे हैं तो वो भी उसमें पूछते हैं कि अदर जो इनकम है वो, तो उसमें जो सोशल वाला कॉलम है उसमें अदर सोर्सेज से आ सकते हैं, ऐसा वाला वो कॉलम में वो लिखते हैं। तो इस तरह से है। बाकी अगर इसके पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सोलो शो नहीं किया लोग आपने और क्या उसमें NA लिखना है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ना, मैंने 3-4 बार वो किया तब भी मैंने नहीं लिखा था, मतलब एक था मेरे पास सोलो शो, वो भी मिला। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सोलो शो किया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ अच्छा याद है, उन लोगों ने जो पूछा था कि जो सोलो शोज हुए हैं उसका कैटलॉग नंबर है क्या आपके पास, तो मैं बोला हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन में कैसा कैटलॉग नंबर, मैंने तो कभी ये नहीं करवाया, लेकिन मेरे पास न्यूज़ कटिंग्स हैं शोज के, तो बोले आप PDF बना के भेजिए। तो तब मैंने वो, तो इसीलिए जब भी कोई शो होता है तो आसपास के मीडिया वालों को ज़रूर खबर देना चाहिए कि हाँ मेरा ऐसा शो हुआ है। तो अगर छोटा सा भी कॉलम छाप देते हैं तो आपके एक डॉक्यूमेंट जैसा वो रहता है, तो वो उसका मैंने बेनिफिट लिया। और दूसरा कि जैसे ये सब जब वो एक्सपेंस वाला था ना, उसमें आर्ट सेल वाला, तो उसमें मेरे अकाउंट से मिलता जुलता वो है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तो उन्होंने मांगा था कि आर्ट जो 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ तो रुपीज़ में दिखता है, मैंने उसको कन्वर्ट करके डॉलर में साइड में पेंसिल से सब में लिखा और उसको स्कैन किया, फिर मैंने भेजा। तो उन्होंने जो भी चीज़ें मेरे से मांगी है मैं उसको उस हिसाब से करके देता गया, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला कि उन लोगों ने देखा कि ये ट्रांसलेशन। और तीसरा कि जब मैंने क्या किया था, मेरा सब स्टेटमेंट वगैरह ना मैं हिंदी में लिख के मैं गूगल ट्रांसलेट पे वो ट्रांसलेट करके दिया। मैंने बोला कि वो लोग बहुत बड़े बड़े मेल्स लिखते थे, तो मैंने बोला मेरे को है ना इतना सारा समझ में नहीं आता करके, तो उनने बाद में ना एक लाइन में, मतलब जो मुझे समझ में आया, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी हम लोगों की कि वो लोग आपको समझ के वो लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे इतना। तो अगर वो लोग इतना कर पाते हैं तो हमारे लिए तो इतना है कि हम ईमानदारी से अपना सारी चीज़ें सबमिट करें। तो और इसको कुछ एज लिमिट वगैरह नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं, क्योंकि अभी संजय दास जी को मिला है जो दिल्ली में उसमें वो टीचिंग भी करते हैं और वो भी करते हैं, तो उनको अभी इस बार $25,000 मिला है। फिर मलेशी करके एक है, उसको भी ऐसे ही मिला है, मलेशी को भी मिला है। हाँ, अभी संजय जी का फोन आया था, उसमें जब वो ग्रांट अप्रूव होता है ना, तो बैंक से हमें स्विफ्ट कोड फिर पर्पस कोड ये सब लेना होता है। तो जो भी बैंक है उनसे आपको कांटेक्ट करके स्विफ्ट कोड या पर्पस कोड ये सब चीज़ें बैंक को सबमिट करनी होंगी, तब वो लोग ट्रांसलेट करते हैं सब अकाउंट। मतलब ऐसे नहीं कि वो फ्रीलांसर को अगर कोई इन सर्विस वाला, हाँ सर्विस वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट उसका एक क्राइटेरिया है कि उसमें है ना, फर्स्ट जब हम नेम वगैरह लिखते हैं, पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, उसके पहले पूछते हैं कि ड्राइंग के लिए डालना है, पेंटिंग के लिए डालना है या डिजिटल आर्ट के लिए, तो उसमें डिजिटल आर्ट ये सब को वो लोग नहीं देते हैं। तो अगर उसमें आप गलती कर रहे हैं तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं। हाँ, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट भी होता है। अगर आप लोगों पास में किसी के पास NGO है जो आर्ट को लेके काम करता है, उसके लिए भी एक ग्रांट देते हैं और वो $1 लाख जितना मिलता है। वो अच्छा है, अगर जैसे
बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना, जैसे मेरा ये फाउंडेशन है जी भैया, हम लोग ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं अलग अलग करके। तो बाद में अगर जैसे बहुत 3-4 साल बाद मैं उस ग्रांट के लिए मैं आपको अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर आपके पास भी अगर NGOs हैं या आपके कोई चित परिचित के पास है जो आर्ट को लेके इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इसमें वर्कशॉप अरेंज किया जा सकता है, कैंप या फिर रेसिडेंसी भी किया जा सकता है 15 डेज या 1 मंथ रेसिडेंसी। तो ये बहुत आर्ट गैलरीज के लिए भी होता है? नहीं, गैलरीज के लिए नहीं। कमर्शियली तो वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट गैलरीज के लिए नहीं। हाँ, अगर गैलरीज के टच में कोई NGO है, जैसे गैलरीज के कोलाब्रेशन में बहुत सारे NGOs होते हैं, तो वो करवा सकते हैं गैलरीज को सपोर्ट लेके। फिर जैसे अभी उस टाइम सुनील ने पूछा था कि रेसिडेंसी को लेके कुछ, तो अभी मैं रिसेंटली उसमें रेसिडेंसी में था। तो ऐसे आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे रेसिडेंसीज हैं, इंडिया में भी अभी बहुत सारे लोगों को ओपन कॉल के थ्रू रेसिडेंसीज का मालूम पड़ता है। जैसे JSW ने अभी शुरू किया है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गए हैं। संगीता जिंदल ने हम्पी में जो रेसिडेंसी शुरू किया है 3 मंथ्स का। फिर ऐसा सेम रेसिडेंसी जो मैं जिसमें था वो स्पेस आर्ट स्टूडियो करके है, जो LMB का है, उसमें 4 मंथ्स की रेसिडेंसी है। फिर स्पेस 118 का है, वो 1 मंथ की रेसिडेंसी है। पीरामल जो था उसमें 15 डेज का रेसिडेंसी था। तो ऐसे अभी इंडिया में बहुत सारे जगह पर ग्रांट देने वाले रेसिडेंसी में अभी संगीता जिंदल की रेसिडेंसी है। बाकी जो जैसे फेलोशिप जैसा वो लोग ग्रांट देते हैं, ऐसे वो स्पेस 118 का है, वो लोग 1 लाख रुपए दे देते हैं। फिर उसमें वो शायद 1 महीने के लिए ऐसे। फिर एक आपरे आर्ट हाउस जो है गैलरी है, उसकी भी अभी 3 महीने की रेसिडेंसी शुरू हुई है। फिर ऐसे आप बाहर के रेसिडेंसी में है ना, आप गूगल पे ऐसे डालेंगे कि जो फुल फंडेड रेसिडेंसीज, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे रेसिडेंसीज हैं जो आपको फ्लाइट टिकट से लेके वहाँ एक्सपेंस, मटेरियल एक्सपेंस, फिर आपको जो खर्चा है, फिर कुछ शायद ऑनलाइन भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं यूरोज में, डॉलर्स में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो उसमें अवेलेबल होती हैं, पर कहीं वो 2 वीक का होता है, कभी 6 मंथ का, कभी 9 मंथ का, ऐसे भी होता है। तो डिपेंड करता है। बट अगर हमें उसके बारे में, और आजकल तो AI से हमें प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बन जाता है। मतलब मैंने अभी जो स्पेस के लिए अप्लाई किया था, मैंने ChatGPT में अपना प्रोजेक्ट सिर्फ लिखा कि मुझे 4 मंथ रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। उसमें पूरा डिटेल आया कि कैसे करना है, आपको फर्स्ट मंथ क्या करना है, सेकेंड मंथ क्या करना है, थर्ड मंथ क्या करना है, वो ChatGPT में सब आया। उसमें क्या किया मैंने, मेरा जो क्राइटेरिया था, जैसे मैं मिक्स मीडिया में काम करता हूँ, वो उसको नहीं पता ChatGPT को, तो अभी वो एक प्रॉपर प्रपोजल जैसा उसने बना के दिया। मैं उसमें थोड़ा एडिट करके अपने जो वर्ड्स हैं वो डाला और फिर मैंने उनको दिया। तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मुझे नहीं पता था, जो कि वो AI इस्तेमाल करके मुझे मालूम पड़ा। तो इस तरह से जो कवर लेटर या फिर प्रपोजल, क्योंकि स्पेस का जो है ना वो गूगल फॉर्म आता है, आप उसका एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, गूगल फॉर्म में ही सबमिट करना होता है। तो ChatGPT में मैंने लिखा कि 4 मंथ्स रेसिडेंसी के लिए मुझे एक प्रपोजल बनाना है, तो वही मैंने कॉपी किया, उधर एडिट किया, गूगल फॉर्म में उधर एडिट करके सबमिट किया, तो वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रेसिडेंसीज हैं, उसके लिए आप अभी जैसे स्पेस जो स्टूडियो का है उनका समर विंटर वाला रेसिडेंसी के लिए अभी भी आवेदन चालू है, वो भी आप कर सकते हैं अगर सिफारिश के साथ जो पास आउट हैं, या फिर वहाँ जाके, क्योंकि वो लोग गेस्ट हाउस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उनका बहुत सिस्टम बहुत सही है। मतलब वहाँ 10 लोगों को 2-2 लोगों को एक स्टूडियो मिलता है और काफ़ी सारे विजिटर्स आते हैं। उनके एक्चुअली रियल एस्टेट का काम है, तो बॉम्बे से ये जो भी क्लाइंट्स हैं सब लोग आते रहते हैं। फिर ओपन स्टूडियो इवेंट होता है जहाँ पे सारे लोगों को इन्वाइट करते हैं बड़ौदा के या बाहर से भी। हम लोगों को 2 बार मिला ओपन स्टूडियो का। एक बार जब कॉलेज में एनुअल शो चल रहा था तब सारी गैलरीज आई थी, फिर बाद में दोबारा जब ये हुआ